नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 6 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, सीधे बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। और न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी को और आज है 6 मार्च, यानी कि हो गए हैं पूरे 2 महीने। और बिना किसी फेलियर के, बिना किसी इनकंसिस्टेंसी के हमने इस इनिशिएटिव को पूरा किया है। तो सबसे पहली चीज़, हम अपनी पीठ जो है थपथपा सकते हैं कि हमने कंटिन्यूटी को बनाए रखा है, जो कि हमारा प्राइम पर्पस था। उसके अलावा हमारे जो प्राथमिक उद्देश्य थे उनमें ये था कि हम इस करंट अफेयर्स को इस तरह से डे टू डे बेसिस पे डिस्कस करें जिससे आपकी यानी कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, साथ ही वो अपने आप को एम्पावर फील करे और आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है उसमें अपने आप को एडजस्टेबल और फिट महसूस करें। तो ये तो जिस दिन एग्जाम होगा अब नेक्स्ट अगले 4 से 5 महीने में, तभी पता चल पाएगा कि हम अपने इनिशिएटिव में कितने सफल रहे। लेकिन हमारा जो प्रयास है उसकी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गवाए हम चलते हैं सीधे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। देखिए, आपको पता है जैविक खेती, इसके बारे में बहुत बात हो रही है पिछले 4-5 सालों से। क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजंस है। मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ। जैसे क्या है, आजकल आपको पता है आपके आसपास कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले बेसिकली ये केसेस आपके हरियाणा और आपका जो पंजाब है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब राजस्थान में भी ये काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह मानी जा रही है, जो साइंटिफिक स्टडी से भी निकल के आ रही है, वो है हमारे पेस्टिसाइड्स। यानी कि हम जो रसायन खेतों में यूज कर रहे हैं, कौन कौन से, जैसे आपने कॉमनली सुना होगा डीएपी, ठीक है, यूरिया, ये सब जो चीज़ें हैं इनके खेतों में बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज होने की वजह से हमारी जो फसल है, हमारी जो उत्पाद है जो पैदा हो रहा है, वो कंटामिनेशन यानी कि वो प्रदूषित हो जाता है। और फिर उसको जब सेवन करते हैं तो इससे कैंसर होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए बेसिकली जोर दिया जा रहा है जैविक खेती पे। ठीक है, लेकिन समस्या आती है इसमें। क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि आपका जो उत्पादन है किसान का, वो काफ़ी कम हो जाता है। आपको पता है खाद डालने की वजह से, कौन सी खाद, ये जो डीएपी और यूरिया, ये डालने की वजह से जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, तो किसान को फायदा होता है। और यही वो ड्रिवन फोर्स है जो कि किसान को मजबूर करती है कि भाई उसको डालना ही पड़ेगा, वरना उसकी जो जितनी कॉस्ट उसने इनपुट कॉस्ट लगाई है, अगर वो ही नहीं निकलेगी तो फिर क्या फायदा। सोचने वाली बात है। तो इसके समाधान के लिए सरकार ने ये बोला है कि आप जैविक उत्पादन कीजिए, यानी कि इन पेस्टिसाइड का यूज मत कीजिए, जो जो आपकी जेन्युइन नॉर्मल खाद है उसका यूज कीजिए। उसके बाद हम कुछ प्रावधान आपके लिए करेंगे ताकि आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, फायदे का सौदा होगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ अपनी बात। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, आप किसान सुरेश हो, ठीक है, ठीक है, आपका गांव, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अजमेर एक सिटी है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, उससे आपका गांव 20 किमी दूर है। आपके पास 10 बीघा जमीन है। अब आप क्या करेंगे, इस 10 बीघा जमीन पे जैविक खेती करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी मांग है। लेकिन आप पे ट्रस्ट कैसे करें? जब आप अजमेर में जाके बेचने जाओगे तो आप पे लोग क्यों भरोसा करेंगे जैविक खेती है? तब सरकार ने बोला कि हम आपको प्रमाणन देंगे, हम प्रमाणित करेंगे कि यस भाई साहब, जो ये सुरेश किसान है, सुरेश ने जो अपना उत्पादन किया है वो पूरी तरह से जैविक उत्पादन किया है। ठीक है, तो लोगों में क्या ट्रस्ट होगा, फिर वो लोग महंगे दाम पे भी उसके उत्पाद को खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसमें जो है पेस्टिसाइड का यूज नहीं हुआ है। तो सुरेश को भी फायदा होगा और जो कंज्यूमर है उनको भी फायदा होगा। इस तरह के प्रावधान सरकार ने किए। तो अब आप बात समझ गए होंगे। चलिए, अपन उत्तराखंड जो सरकार है वहां पे इस तरह का प्रावधान जो है जैविक खेती के लिए एक विकास बोर्ड का गठन किया गया था, उसी की तर्ज पे राजस्थान में भी इसका गठन किया जा रहा है। और जो कृषि विभाग है राजस्थान का, इसने प्रस्तावना जो है सरकार को भेज दी है। ये तो है न्यूज। ठीक है, क्या होगा इसमें? देखो, जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग करेगी सरकार, प्रमाणीकरण करेगी जिसकी हमने बात करी यहाँ पे, और बाजार तक जो है पहुंच सुनिश्चित करेगी, आसान पहुंच किसान की बनाएगी। किसानों को लाभ क्या है भाई? बिना केमिकल के एक तो कीटनाशकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या है कि किसान की जो जमीन है वो भी सेफ रहेगी, और फसल का भी सही दाम किसान को मिलेगा, और प्रमाणीकरण भी होगा जिससे कि किसान का जो उत्पाद है उसकी ब्रांडिंग होगी और अच्छे दाम पे वो जाएगा। इसके साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी किसान को सरकार देगी। आगे क्या है, बाजार के ब्रांडिंग के लिए क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे बिचौलियों का जो काम है वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है, जैसे ही आपके मान लो उत्पाद हुआ, और ये कल्चर आजकल तो थोड़ा कम हो गया, आजकल किसान सीधा मंडी जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आपका जो नियर बाई गांव है या आपके शहर का जो बनिया है, वो वहां पे
उत्पाद खरीदने आ जाता था। दूसरा, इसमें एक समस्या और होती थी। हो सकता है जैसे मान लो 20,000 की फसल हुई थी, तो 10,000 तो पहले से ही उस बनिया ने उस किसान को उधार दे रखे थे। उसको बोला भाई तुम्हारी फसल मुझे दे दो और ये 10,000 जो बचे हुए हैं ये लो तुम पकड़ो। तो उसमें भाव मान लो हो सकता है 50 रुपए केजी का चल रहा हो, लेकिन वो 35 रुपए केजी में खरीद गया। और किसान की मजबूरी क्या थी, क्योंकि कुछ पैसा उससे ऑलरेडी ले रखा था, इस वजह से उसको बेचना किसान की मजबूरी बन गया। तो इस तरह की कंपनियों से जोड़ा जाएगा ताकि बिचौलिए खत्म हो जाए। इस तरह जो किसान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो खत्म हो जाए, ये सरकार का उद्देश्य है। और जैविक उत्पादन के बिना, जैविक प्रमाणीकरण के बिना अगर कोई व्यक्ति, अब मान लो हमने सुरेश का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, सुरेश ने तो बढ़िया से अपना जैविक प्रमाणन लिया, उसके बाद बेच रहा है। अब इधर रमेश है, रमेश थोड़ा बदमाश प्रवृत्ति का है। रमेश ने बोला ठीक है छोड़ो, फर्जी उसने जैविक प्रमाण अपने आप से तैयार किया और वो भी मार्केट में उतर गया। तो सरकार ने बोला इस तरह रमेश जैसे जो लोग हैं इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बढ़िया से अपना जैविक उत्पादन कीजिए। आगे वो बोर्ड बना रहे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी देखेंगे जब आएगा बोर्ड, नियुक्ति होगी कि किस तरह के प्रावधान किए हैं, किस व्यक्ति को नियुक्त किया है। बट आप अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लें। विस्तार की योजना है कि 41 दिनों में 1800 क्लस्टर बनेंगे, प्रत्येक क्लस्टर में 125 किसान होंगे, इसमें कुछ 2.25 लाख किसान जुड़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आएगा तब हम पढ़ लेंगे। आपको एक जनरल आइडिया जैविक खेती के बारे में मिल गया होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, किसान को कैसे फायदा होगा, सरकार क्यों कर रही है ऐसा, और इससे स्वास्थ्य लाभ इंडिविजुअल को भी, जो उपभोक्ता है उसको भी क्या होंगे, आपने समझ लिया होगा। आगे आपको पता है जनगणना जो है 2027 में हो रही है। रीजन बिहाइंड क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है 2020-21 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से सरकार ने इसको टाल दी, तो ये अब हो रही है। अब इसके शुभंकर जो है वो सरकार ने जारी कर दिए। देखिए हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर ने शुभंकर जो है जारी कर दिया। आपको पता है जनगणना जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में ही आता है, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में। क्या किए हैं देखो, उन्होंने महिला शुभंकर का नाम तो रखा है प्रगति, यहाँ से नाम ये हट गया होगा, प्रगति रखा है, आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। प्रगति बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में। और पुरुष जो शुभंकर है उसका नाम रखा है विकास, यानी विकास और प्रगति जो है वो शुभंकर रखे हैं, किसके लिए, 2027 जनगणना के लिए। आगे क्या है, डिजिटल 4 जो है वो कदम है, इनके 4 जो प्रारूप है। सबसे पहला है HLBC वेब ऐप, यानी ये मैपिंग करेगा, हाउस लिस्टिंग करके उनकी मैपिंग करेगा, पहला प्रावधान ये। दूसरा HLO एक मोबाइल ऐप है जो कि डेटा संग्रह करेगा, जिसके क्षेत्रीय जो गणक यानी जो BLO वगैरह है वो घर घर जाके जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो किस पे करेंगे, HLO जो मोबाइल ऐप है उस पे। एक सेल्फ एन्यूमरेटर पोर्टल भी है जिसमें व्यक्ति खुद जाके भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। और CMMS जो है हायर अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह इसका काम चल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक और, कब से शुरू हो रही है, 1 अप्रैल 2026 से 2027 वाली जनगणना शुरू हो रही है, याद रखेंगे 1 अप्रैल 2026। पुरुष जो शुभंकर है उसका नाम विकास है, महिला जो शुभंकर है उसका नाम प्रगति है, ये भी आप याद रखेंगे, राइट। चलिए आगे एक विधेयक के बारे में बात की गई है, राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026। देखिए दोस्तों, हर सरकार क्या करती है कि कुछ सहूलियतें अपने नागरिकों को देती है। एक इसमें एक रीजन ये होता है, पुराने जो कानून है, जैसे आज से 150 साल पहले आपको पता है हमारा देश जो है अंग्रेजों के अंडर में गुलामी में था, तो बहुत सारे इस तरह के प्रावधान थे जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी होंगे, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनके हितों के हिसाब से, लेकिन हमारे नागरिकों के हिसाब से उस समय जरूरी नहीं होंगे। या फिर समय के साथ चीजें बदल जाती है, कुछ नए प्रकार के चुनौतियां और अपराध सामने आते हैं, जबकि पुराने प्रकार के जो अपराध है वो उतनी रिलेवेंसी समाज में नहीं रखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सरकारें क्या विधेयक लाके और कुछ सजा के प्रावधानों को कम कर देती है। इसी प्रकार का विधेयक एक राजस्थान सरकार लेके आई, राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026। इसमें 11 कानूनों में जो जेल का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो एक जनरल सी बात थी जो कि हमने इसमें देख ली। आगे देखो, एक व्यवसाय अनुकूल और नागरिक मित्र फ्रेंडली जो है एक एनवायरनमेंट इस तरह से बनाया जाए कि अपराधीकरण से बचा जा सके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको इंक्लूड किया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट खेल जगत की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात की गई है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक ग्लोरियस अवार्ड्स 2026 है, उसके लिए नॉमिनेशन हुआ है किसका, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। देखिए अभी जस्ट नॉमिनेशन हुआ है, यानी नामांकन हुआ है, अभी अवार्ड मिला नहीं है भारतीय महिला टीम को। याद कीजिए हमने बूम फिल्म के बारे में बात करी थी
कि मणिपुरी जो फिल्म है बूम उसको बाफ्टा जो अवार्ड है यूनाइटेड किंगडम का वो मिला है। तो हमने जब नॉमिनेशन हुआ था तब भी बात करी थी, फिर वो अवार्ड उसको चिल्ड्रन और जो हाउस होल्ड कैटेगरी है उसमें मिल गया था, तो हमारे को अच्छे से याद हो गया, तो और आज भी हमने उसकी चर्चा कर ली। तो इसी प्रकार आज जस्ट आपको देखना है कि लोरियल्स जो अवार्ड है, लोरियस अवार्ड 2026, उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नॉमिनेशन मिला है। साथ ही इसके लिए लोरियल्स वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर की कैटेगरी में, लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर की कैटेगरी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नॉमिनेशन मिला है। महिला क्रिकेट टीम के साथ ही विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा और ऋषभ पंत को भी व्यक्तिगत जो कैटेगरीज है उनमें नॉमिनेशन मिला है। अब इनमें से किन किन को पुरस्कार मिलेगा, जब अवार्ड अलॉट होगा तो हम इसको देख लेंगे। आगे एक बेस्ट एयरपोर्ट जो अवार्ड है वो मिला है बेंगलुरु का केम्पागोड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको चौथी बार बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स का खिताब मिला। यानी इसकी फैसिलिटीज इतनी यूजर फ्रेंडली है, इतनी टूरिस्ट फ्रेंडली है कि इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका, राइट। चलिए, एक वर्ड था वाटर क्रिमेशन। क्रिमेशन आपको पता बोला जाता है समाधान को, ठीक है, जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है उसको। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप अभी मैक्सिमम इंडिया में जो समाधान है वो ओपन में होता है, खुले में होता है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है, और ये चुनौती बढ़ता जा रहा है। और पोल्यूशन ही नहीं, इसमें एक और समस्या आती है, वो है स्पेस की समस्या। यानी स्पेशली आप देखिए हर गांव में हर समाज के हिसाब से अलग अलग जो है एक जगह अलॉट होती है। साथ ही आप देखेंगे जिन समुदायों में मान लो जो है कब्र वाली प्रथा है, तो उनमें और स्पेस की कितनी समस्या रहती है। तो इसके हिसाब से एक ऑप्शन है वाटर क्रिमेशन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसको बोला जाता है। ये शव के अंतिम संस्कार की एक पर्यावरण अनुकूल विधि है। इसमें शव को क्या है, पानी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री तापमान पर रखा जाता है, और ये आराम से फिर उसमें मेल्ट हो जाता है, और जो पारंपरिक दाह संस्कार है उसकी तुलना में 7 गुना कम कार्बन उत्सर्जन इसमें होता है। और स्कॉटलैंड जो है यूके का ही एक देश है जिसने इसको मंजूरी दी है, और स्कॉटलैंड इसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। तो इस तरह की जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं वो दुनिया में हो रही है, तो एक दूसरे देश को भी इससे सीख के और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए आगे हमने एक राजकोषीय संघवाद में संतुलन को लेकर आर्टिकल इंक्लूड किया। देखिए आपको बताता हूँ क्या राजकोषीय संघवाद। देखिए राजकोषीय संघवाद है कि एक हमारा सेंटर हो गया यानी केंद्र सरकार, बाकी यहाँ हो गया आपके स्टेट यानी राज्य सरकार, ठीक है। अब दोनों के वित्तीय संबंध है, ठीक है। वित्तीय संबंध के हिसाब से आर्टिकल आपका 280 है, जिसके तहत हर 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन होता है। तो अभी जो 16वां वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट आई है 16वें की, और 16वें वित्त आयोग ने ये सॉरी 16वें वित्त आयोग ने ये बोला है कि आप ना राज्यों को 41% आपको जितना भी टैक्स मिलता है जीएसटी से उसका 41% आप राज्यों को दीजिए। लेकिन राज्यों में इसमें नाराजगी है, वो बोल रहे थे कि नहीं हमें तो 50% आप टैक्स दीजिए क्योंकि जीएसटी की वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारा का सारा मुद्दा है, चलिए समझते हैं इसको। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें आ चुकी है, हमने बात करी थी। यानी केंद्रीय करों के विभाजन में से राज्यों को 41% का प्रावधान है, जबकि राज्य 50% चाहते थे, जो कि हमने बात करी। और हमेशा आप देखेंगे चाहे आप कर्मचारी जो आता है पे कमीशन, उसमें भी डिमांड हाई करते हैं, बट गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके अपना एक डिसीजन लेती है। आगे देखते हैं जीएसटी और राजकोषीय दबाव की बात मानी है। आयोग ने ये माना है कि जीएसटी फ्रेमवर्क की वजह से राजकोषीय जो गुंजाइश है वो राज्यों की कम हो रही है और राज्य उधार लेने पे मजबूर हो रहे हैं। यानी वित्त आयोग ने ये माना है कि जीएसटी जो व्यवस्था है इसकी वजह से राज्यों की जो क्षमता है अपने से राजकोष उगाने की वो कम हुई है, और इसकी वजह से उनको उधार लेना पड़ रहा है, और ये उधार लेने की वजह से उनकी क्षमता जो है घट रही है। तो आपने वित्त आयोग ने प्रावधान तो कम ही रखा है 41%, लेकिन वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ राज्य थोड़े संकट में है। आगे एक जीडीपी में योगदान का एक नया मानदंड जो है इसमें जोड़ा गया है। देखिए पहले क्या है, कुछ परसेंटेज जो हिस्सा राज्यों को मिलता था वो इस बात पे मिलता था कि टैक्स बढ़ाने के लिए राज्य ने क्या एफर्ट किए हैं यानी किस राज्य ने टैक्स की उगाही को बढ़ाने को लेकर सबसे ज्यादा प्रयास किए, और उन प्रयासों के हिसाब से उनको कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा मिलता था। इसको बदलकर अब जीडीपी में योगदान यानी अपनी जीडीपी को बढ़ाने में राज्य ने कितना योगदान दिया है उसके हिसाब से जो वेटेज है देने का वो बढ़ा दिया है। यानी 15 वित्त आयोग में 2.5% था, इसको 10% कर दिया। यानी एक बहुत बड़ा बदलाव ये कर दिया है। यानी जो उत्पादक राज्य है जो जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करने का जो उद्देश्य है सरकार का वो इसमें दिखाया है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए आगे
ये हमने सीधा देखा था कि 41% का 16वीं वित्त आयोग जो है उसने प्रावधान किया, जबकि मांग जो थी वो 50% की थी। ठीक है, मुख्य निष्कर्ष क्या है? देखो, जनसांख्यिकी जो है उसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, देखिए एक मुद्दा एक ये होता था 1971 की जो जनगणना है उसके हिसाब से जो है हमारे ये वित्त का जो बंटवारा होता है, लेकिन मांग होती है नॉर्थ के राज्यों की कि भाई आप इसको छोड़िए, अभी जो जनगणना है उसके हिसाब से आप बंटवारा कीजिए। तो साउथ की जो स्टेट है बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटक, वो एक बोलते हैं कि भाई अब केंद्र सरकार ने ये बोला आप जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कीजिए, हमने नियंत्रण किया, नॉर्थ वाले राज्यों ने उतना नियंत्रण नहीं किया, और इस हिसाब से हमारा जो शेयर है वो आप इस बेस पे मत बांटिए। हालांकि आगे हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अभी चीजें बदल रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भारत की शांत जनसंख्या क्रांति। देखिए, आप अगर 15 से 20 साल पहले, यानी अब 10 वर्ष पहले भी अगर आपने कोई ऐसे लिखा या आपके सरकारी स्कूल में ऐसे का कोई टॉपिक होता था, तो एक टॉपिक तो यही होता था, जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। और भारत के स्कूल्स में, स्पेशली हिंदी पट्टी के स्कूल में, जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि यार जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर भी देना होता था तो आप सीधे जो बच्चा ये लिखता था, अच्छा एक समस्या तो जनसंख्या वृद्धि है, इसको एक टैगलाइन की तरह यूज किया जाता था। बट अब चीजें बदल गई है। देखिए, 20वीं सदी में जो थी भारत की सबसे बड़ी चिंता थी जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, और 25 वर्षों में जो प्रजनन दर है उसमें असाधारण गिरावट आई है। प्रजनन दर बोला जाता है कि जन्म की जो दर है उसमें क्या है। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 1990 के दशक में 4 के स्तर पे थी हमारी FTR। ठीक है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 4। ये कम हो गया अभी 2.1 या उससे भी नीचे आ गया। 2.1 क्या है? स्थिर जन्म दर है, यानी अगर 2.1 हो जाती है तो उसके बाद ना तो जनसंख्या घटेगी और ना बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी कम होगी तो जनसंख्या में क्या कमी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली अब ये समस्या नहीं रही है। और आपको पता है, हमने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल और न्यूज में भी पढ़ा होगा कि राजस्थान सरकार का 30 साल पुराना एक फैसला था कि जिसके 3 बच्चे हैं वो कोई भी पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको बैठा दिया। सरकार ने ये बोला कि 30 साल पहले ये जरूरत थी, लेकिन आज ये कोई समस्या नहीं है, तो हमने इस प्रावधान को हटा रहे हैं। ठीक है, तो चीजें बदली है। अब राइटर इस आर्टिकल में बोलते हैं कि रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन बोलते हैं कि एजुकेशन। देखो, गर्ल्स को एजुकेशन मिली, ठीक है, एजुकेशन मिलने की वजह से शादी की जो एज है उसमें बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी होने की वजह से बच्चे पैदा करने में अवसर की लागत बढ़ा दी और इसमें कमी आई। तो एक तो जनसंख्या में कमी होने का सबसे बड़ा रीजन, और बहुत अच्छी बात भी है। आगे, बाल उत्तरजीविता में वृद्धि हुई। ठीक है, यानी स्वास्थ्य में सुधार हुए, इसकी वजह से भी परिवारों को अधिक बच्चे की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले आपकी दादी ने भी एक बात बोली होगी और आपने सुना होगा कि एक आंख में आंख नहीं और एक बच्चा बच्चा नहीं। यानी एक बच्चा, पहले क्या उनकी साइकी इस तरह की होती थी, उस टाइम क्या है कि मृत्यु दर जो थी, चाइल्ड मृत्यु दर वो बहुत ज्यादा थी। तो अगर 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 2 बच्चे तो किसी ना किसी बीमारी की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है अभी अच्छा टीकाकरण और सारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, तो अब ये जो साइकोलॉजी है वो वीक हो रही है और एक बच्चे में भी एक्सेप्टेंस आ रही है। ये भी एक जनसंख्या में कमी का एक प्रमुख कारण है। आगे, सामाजिक मानदंड भी बदले हैं, यानी सोशल मीडिया पे छोटे परिवार के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है, इसकी वजह से भी इसमें प्रगति हुई है। और लागत, देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो लागत है और आवास की जो लागत है वो काफी बढ़ी, इसकी वजह से भी लोगों ने कम बच्चे पैदा करना प्रेफर किया है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि जनसंख्या की बदलाव, क्षेत्रीय प्रभाव और भावी नीति। अब क्या क्या किस तरह की नीतियां होनी चाहिए, स्पेशली जो इन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या में कमी हुई है वो ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तरी पूर्वी भारत में। ठीक है, चुनौतियां क्या है भविष्य की। अब देखो, इन्होंने बोला आर्टिकल में कि भाई अब जनसंख्या वृद्धि चुनौती नहीं है, अब हमारी बूढ़ी होती जो जनसंख्या है या फिर युवाओं को रोजगार है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये हमने बात कर ही ली थी, 1970 से 1990 में काफी तेज वृद्धि हुई और अभी गिरावट का दौर है। यानी TFR जो 4 थी ये कम होकर 2.1 या इससे भी कम हो गई है। ठीक है, चलिए आगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। देखिए, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, समय भी ज्यादा हो रहा होगा। ये है कि हमारे स्टेट क्या है ना, मुफ्त की घोषणाएं काफी ज्यादा कर रहे हैं इलेक्शन टाइम में। ठीक है, सभी पार्टियां, ठीक है, यहाँ कोई एक पार्टी की बात नहीं है। और इसकी वजह से क्या है कि राज्य पे जो है वित्तीय भार बढ़ता है।
और कमाल की बात यह है कि सभी पार्टियां एक दूसरे की आलोचना करती रहती है कि फलानी पार्टी ने मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, दूसरी लेकिन बांटते सभी जा रहे हैं। ठीक है, और ये विकास के लिए कितनी महंगी पड़ रही है, यानी विकास में कितनी चुनौती क्रिएट कर रही है, इसके बारे में इसमें राइटर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुफ्त के उपहारों की जो बहस है ये बहुत गलत है। अगर राज्य की जो फाइनेंशियल नदी है वही सूख जाएगी तो फिर इनका क्या महत्व रह जाएगा। तो आपको ये मुफ्त की रेवड़ियां सोच समझ के बांटनी पड़ेगी। कौन क्या मामला था, एक तमिलनाडु की बिजली कंपनी जिसका 3% ऑलरेडी घटा, उसके बाद भी वो फ्री में बिजली सप्लाई कर रही, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये किस तरह का काम है। ठीक है, आप अपनी वित्तीय सेहत को तो देखिए और स्टेट को फटकार लगाइए। ठीक है, आगे बोला है कि आपको अगर कुछ किसी देना भी है किसी व्यक्ति को तो आप उसको लक्षित करके दीजिए। ठीक है, टारगेटेड दीजिए, यानी यूनिवर्सल मत दीजिए। आपने जैसे बोल दिया कि 62 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन मिलेगी, नहीं, आप 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को दीजिए, बट जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उसको दीजिए। ठीक है, सबको मत दीजिए। ये बात बोली जाती है एक तो क्योंकि संसाधनों की कमी है और इससे असमानता भी बढ़ती है। आगे बोला है कोर्ट ने कि भाई ये जो मुफ्त की योजनाएं होती है बिना मूल्य की नहीं होती, बिना किसी कॉस्ट की नहीं होती, इनकी भविष्य के विकास पे कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको आज बताता हूँ, आज 2026 है। ठीक है, राजस्थान स्टेट ले लेते हैं, मान लो इसने सैकड़ों करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए किस पे, सोशल। लोगों को बोला कि आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन सबको हम 2000 रुपए हर मंथ देंगे। अब आप सोच के देखिए 2035 में जो सड़कें, पुल या फिर इंफ्रा जो कि वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो आज के 2000 रुपए कॉस्ट कब की होगी, 2035 के उस डेवलपमेंट की कॉस्ट होगी। समझ में आई होगी आपको बात। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो हमने आज की ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारी, क्या क्या डिस्कस कर लिया। जैविक खेती बोर्ड के बारे में डिस्कस किया हमने, डिजिटल जनगणना, और आप याद रखेंगे शुभंकर क्या है, प्रगति है, महिला और पुरुष वाला विकास। ठीक है, और 4 डिजिटल टूल लॉन्च किए हैं। पहला चरण जो है अप्रैल 2026 से। जन विश्वास विधेयक में 11 कानूनों में जो जेल का प्रावधान था उसको हटा दिया है। ठीक है, मांग कर रहे थे 50% की, दिया है 41%। और जनसंख्या जो क्रांति है वो अब 2.1 TFR रेट उससे भी कम हो गई। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आई होगी, और पसंद आने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए काम की है। देखिए दोस्तों, सिंपल है, अगर आपको लगता है ये आपके लिए काम की है, आप रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिले। अगर नहीं लगता है, अनसब्सक्राइब कीजिए और निकल जाइए, क्योंकि आपका समय खराब नहीं करना है, आपका समय इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है आपको वाइज डिसीजन लेना है, ठीक है, और अगर लगता है आपको, आप बने रहिए 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में। लेकिन पहली बात आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, दूसरी बात कि आपको क्लास पूरी देखनी चाहिए और जरूरत पड़े तो नोट्स भी बनानी चाहिए, तब जाके आपको वो एम्पावरमेंट फील होगा। देखिए दोस्तों, आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला इस तरह से, और हर आदमी कॉमर्शियली उस तरह से बात करता है। ये एक फ्री इनिशिएटिव है और हमेशा फ्री ही रहेगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको इसका फायदा उठाना चाहिए तो आप प्लीज इसमें कंटिन्यू कीजिए। और आप सबको चलिए मिलते हैं फिर मंडे। कल और परसों हमारी छुट्टी रहेगी, और कल और परसों जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसको मंडे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जय